तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। लास्ट पूरा वीक आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत नहीं होगी, कहानी कंटिन्यू रहा, किसी भी दिन एब्सेंट नहीं, गायब नहीं, गोली नहीं। और कोशिश यही है कि अब लगातार इसी तरह से कहानी का सिलसिला चलता रहे। एक और भी चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, अब कहानी भी अपने जो पुराने ढर्रे पे उस पर लौट आई है। जो शिकायत थी कि एक ही कहानी के ऊपर लगातार या फिर न्यूज़ चैनल और कहानी में फ़र्क नहीं रहा, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें दूर हो गई होंगी। तो अब कोशिश यही है कि नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें आपके सामने रखूँ। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं इस कहानी का जिक्र ज़रूर करूँगा। हमारी क्राइम तक फैमिली में से एक ने मेल भेजा, इंद्रजीत उइकी, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, UIKEY। तो इंद्रजीत युइकी ने ये कहानी भेजी और इन्होंने जो लाइन लिखी थी वो सीधे मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कहानी लोगों को ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है और बहुत सारे लोग शायद इससे अलर्ट हों और कुछ ऐसे क्राइम हैं जो होने से बच जाए। इस कहानी को पढ़ी, मैंने अपने रिपोर्टर से भी बात की। जो पूरी कहानी है वो वाकई उसमें एक मैसेज भी है और हमें सीखने की भी ज़रूरत है। ख़ासतौर पर हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हर पेरेंट्स के लिए, हर माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कई छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े ख़तरे को ले आती हैं। इस कहानी में 13 साल के एक मासूम की जान चली गई। शायद वो बच जाता अगर उस बच्चे को ये पता होता कि कब क्या कहना है। लेकिन मैं इस बच्चे की भी गलती इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उसे शायद एहसास भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां उसको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक बच्चे के मुंह से निकला सिर्फ एक लाइन उसकी जान का दुश्मन बन गया और वो 13 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार डाला गया। वो लाइन क्या थी, उस बच्चे के साथ क्या बीती थी, क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये जान गई, ये पूरी कहानी आपके सामने इंद्रजीत ने भेजा है मुझे। और तो मुझे लगा कि ये ज़रूर हम सबको सुनना चाहिए ताकि इससे कुछ हम सबक सीख सकें। कहानी किडनैपिंग की है। मैंने कई किडनैपिंग की आपको कहानी सुनाई और मैंने अपने करियर में न मालूम कितनी ही किडनैपिंग की कहानी को कवर किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और मैंने सीखा, कुछ तजुर्बा हुआ, तो एक चीज़ का हमेशा एहसास रहा और वो ये कि किडनैपिंग एक ऐसा क्राइम है जिसको जितना कम रिपोर्ट किया जाए, किडनैप होने वाले शख्स के लिए वो उतना ही बेहतर है। किडनैपिंग की कहानी अगर एक बार मीडिया में आ गई तो फिर आप समझ लीजिए कि जिसका किडनैप हुआ है हर पल उसकी जान को ख़तरा है। और ऐसा कई केस हो चुका है। मैंने आपको सुनाया भी, एक दिल्ली का ही इंसिडेंट था जिसमें एक बच्चे को किडनैप किया गया। किडनैपिंग के बाद वो खबर हाईलाइट हुई, मीडिया में आई, हम सब ने भी उसको कवर किया। और उसके बाद हुआ ये कि वो सारी चीज़ें, सारी खबरें जो हैं वो किडनैपर भी लगातार मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल देख रहा था और वो घबरा गया। उसे लगा कि ये किडनैपिंग इतनी बड़ी खबर हो गई है, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है, टीवी में हेडलाइन है और लगातार खबर चल रही है, पुलिस पे प्रेशर है, तो अब शायद पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, अब पकड़ लेगी। और दूसरा, अभी तक जो फिरौती रैंसम के लिए सौदा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में उस बच्चे की जान पे ख़तरा लगातार बढ़ता गया। किडनैपिंग में अमूमन यही होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे किडनैप होने वाले शख्स की जान पे ख़तरा बढ़ता जाता है, क्योंकि एक ज़िंदा शख्स को बंधक बना कर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कहाँ रखते हैं, आसपास में किसी को शक ना हो, उस किडनैप होने वाले की चीख पुकार किसी को सुनाई ना दे, पड़ोसी शक ना करें। जंगल में आप बहुत कम ऐसा होता है कि ले जाकर रख सकते हैं, तो आपको उसी समाज में, उसी मोहल्ले में, उसी शहर में, उसी गांव में, उसी बस्ती में कहीं उसे छुपा कर रखना होता है और ये बड़ा सबसे मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में ज़रा सी भी लापरवाही, ज़रा सी भी गलती किडनैपर को पकड़वा सकती है। और सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि जो किडनैप हुआ है उसकी जान जा सकती है। किडनैपिंग में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ यही है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शायद किडनैपिंग की स्टोरीज़ को ज़्यादा कवर नहीं करना चाहिए। एक क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब का फ़र्ज़ ये है और मकसद आखिरी में यही है कि क्राइम ना हो, किसी की जान ना जाए।
और किडनैपिंग में जैसे ही ये पता चलता है कि खबर लीक हो गई है, मीडिया में है, तो किडनैपर सबसे पहला और आसान काम यही करता है कि जिसको किडनैप किया उसे मार देता है ताकि उसकी पोल ना खुले, वो पकड़ा ना जाए। और ऐसे ही ज़्यादातर केसेस में हुए। तो अक्सर कई बार पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि भी इसको जब तक हम बरामद ना कर लें, किडनैपर को पकड़ न लें, जो उनके चंगुल में उसे आज़ाद ना करा लें, इस स्टोरी को आप लोग ना दिखाएं। ये दिल्ली के इंसिडेंट हमेशा मुझे याद रहता है, वो बार बार मैं कहता हूँ वही है। तब भी पुलिस ने ये कहा था, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर और कुछ चैनल में ये खबर चल गई और उसके बाद 2 दिन के बाद उस बच्चे की लाश मिलती है दिल्ली के करीब गुड़गांव से, जो अब गुरुग्राम है। और जब पकड़ा गया किडनैपर तब उसने यही बताया कि किडनैप करने के वक्त उसे पता नहीं था कि ये खबर मीडिया में, अखबार में, टीवी पे आएगा। लेकिन जब हमने देखा और हर दिन फिर हम लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया, अखबार को फॉलो करना शुरू किया, तो लगा कि जो पुलिस से पूछताछ होती थी या पुलिस रिपोर्टर से बात करती है कि हमें ये सुराग मिला है, तो वो सारी चीज़ें अपने हैं, जानने वाले हैं, पड़ोसी हैं, तो वो खबर भी रिपोर्ट हो गई। तो किडनैपर का ये बयान था कि हमें लगा कि पुलिस हम तक पहुंच जाएगी और इसी डर से हमने उस बच्चे को मार डाला। तो अगर ये शायद मीडिया में खबर ना आती तो रैंसम या फिरौती लेकर वो उसे छोड़ देता, या हो सकता है पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती और बाद में बरामद कर लेती। इसीलिए कई बार किडनैपिंग के केस में ये भी होता है कि फैमिली पुलिस तक नहीं जाती। किडनैपर की पहली धमकी यही होती है कि पुलिस को खबर मत दो, और माँ बाप डर के मारे पुलिस के पास जाते भी नहीं, क्योंकि उनके लिए उस वक्त पैसा उतना मायने नहीं रखता जितनी अपने बच्चे की जान होती है। और ये हर माँ बाप का शायद यही रिएक्शन होगा। इस केस में भी ऐसा ही है। ये केस है जबलपुर, मध्य प्रदेश में है जबलपुर, और जबलपुर की ये कहानी है। 13 साल का एक बच्चा आदित्य लांबा, जिसके पिता मुकेश लांबा पत्थर और का बिजनेस था उनका, पत्थर की खुदाई का, और साथ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, ठीक ठाक बिजनेस, पैसे वाले इंसान। मुकेश लांबा का 13 साल का बेटा आदित्य लांबा इसी महीने की 10 तारीख को, बल्कि 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को शाम के वक्त एक पड़ोस के मंदिर में जाता है, फिर वापस घर आता है। घर आने के पास माँ से 50 रुपये लेता है, बाहर निकलता है चिप्स खरीदने के लिए। उसके बाद वो घर नहीं लौटता। चिप्स लेने और लाने में मुश्किल से 10-15 मिनट, आधा घंटा, और ये रूटीन था। 13 साल का बच्चा था, पड़ोस में जाता था, माँ बाप को भी पता है। लेकिन उस दिन जब वो जाता है तो वो चिप्स लेने के लिए वापस नहीं आता। करीब 1 घंटा गुजर जाता है। माँ परेशान होती है घर में। माँ अपने पति को बताती है। पति बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। अभी वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि आसपास में कहीं खेलने न चला गया हो कि तभी उसी रात कुछ घंटे के बाद ही एक फ़ोन आता है मुकेश लांबा के मोबाइल पे। फ़ोन करने वाला कहता है कि आप परेशान मत हो, आपका बेटा आदित्य लांबा मेरे पास है और ठीक ठाक है, बस पुलिस को खबर मत करना वरना फिर ये ठीक ठाक नहीं रहेगा। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। ये पहला कॉल था। इस कॉल से ये पता चल गया कि बच्चा किडनैप हो गया है। इसके बाद पुलिस के पास जाते हैं माँ बाप, बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ है। उन्हें तब तक अंदाज़ा नहीं था कि वाकई सच है झूठ है। जबलपुर की पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। एसएसपी जो है खुद अपनी निगरानी में एक टीम बनाते हैं। फ़ोन का इंतज़ार किया जाता है। अगली सुबह फिर फ़ोन आता है। इस बार किडनैपर कहता है कि बच्चा ठीक ठाक है, हमारे पास है, 2 खोखा का इंतज़ाम कर लो, बताऊंगा कि कब कहाँ ये पैसे देने हैं, उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हवाले कर देंगे। 2 खोखा का मतलब 2 करोड़ रुपए। पिता कहता है बच्चे का कि इतने पैसे तो हैं नहीं, पर उधर से कुछ सुनता नहीं है। कहता है कि 2 खोखा या फिर अपना बच्चा। इसके बाद वो कहता है फ़ौरन इंतज़ाम करो, दोबारा फ़ोन करेंगे। फ़ोन काट देता है। वक्त बीतता है, शाम को फिर फ़ोन आता है। ये तीसरा कॉल था। तीसरी बार वो पूछता है कि पैसे का इंतज़ाम हुआ। बाप कहता है कि हुआ है, लेकिन सिर्फ 8 लाख का हुआ है। बात 2 खोखे की थी, लेकिन इंतज़ाम सिर्फ 8 लाख का। किडनैपर गुस्सा होता है, कहता अपने बच्चे की जान प्यारी है तो जितना कहा उतना करो। बताता है कि इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। तो लास्ट में किडनैपर फिर 1 खोखे पे आ जाता है, यानी 1 करोड़। कहता ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ की अब देता हूँ, 1 करोड़ रुपये दो और अपने बच्चे को सही सलामत ले जाओ, वरना बच्चे को मार डालेंगे। फ़ोन कट जाता है। ये 3 कॉल आ चुके थे।
15 अक्टूबर को किडनैप हुआ था बच्चा। रात पहला फ़ोन, सुबह दूसरा फ़ोन, दोपहर को तीसरा कॉल। इसके बाद शाम का अंधेरा होते ही चौथा कॉल आता है। किडनैपर पूछता है कि पैसे का इंतज़ाम हुआ। बाप रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि इतने पैसे मेरे पास सच में नहीं है, आपको कोई गलत जानकारी मिली है। बड़े मुश्किल से मैं 8 लाख रुपए कैश का इंतज़ाम कर पाया हूँ और इससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इंतज़ाम कर पाऊँ। गुस्सा होता है, दोनों तरफ बोलता है, लेकिन बाप अपने मजबूरी जाहिर करता है। लास्ट पे किडनैपर 8 लाख रुपए पे तैयार हो जाता है। कहता ठीक है। 8 लाख रुपए लेकर वहीं शहर के बाहर एक जगह बताता है। कहता वहाँ पे पहुँचना है, अकेले आओगे और उस जगह पे खड़े हो जाना, हमारे लोग आएंगे। पैसा एक बार मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। बाप जिद पे अड़ जाता है, कहता नहीं, आपने पैसे कहा, हम पैसे दे रहे हैं। पैसे और बच्चे की अदला बदली एक साथ होगी, एक ही वक्त में होगी। यानी एक हाथ से मैं पैसे दूंगा, दूसरे हाथ से आप हमारा बच्चा देंगे। किडनैपर मानता नहीं है, कहता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, आपके बच्चा आपको मिल जाएगा। और फिर वो एक बच्चे की आवाज़ बोलता है, मैं बात भी करा देता हूँ। और फ़ोन पे बच्चे के बाप के कान में अपने बेटे की, आदित्य की आवाज़ आती है। वो कहता है, पापा आप आ जाओ प्लीज़, आप आकर ले जाओ। बाप बेटे की आवाज़ सुनता है। उसके बाद रास्ता कुछ था नहीं, वो मान जाता है कि ठीक है। पैसे देने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे आपका बच्चा आपको कहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उसको ले लेना। बाप तैयार हो जाता है। धमकी यही थी कि अकेले आओगे। इधर पुलिस को सारी जानकारी थी, लेकिन पुलिस को भी मालूम था किडनैपिंग के केस में ज़रा सी लापरवाही सामने वाले की जान ले सकती है। पुलिस की टीम ने उस बताई हुई जगह पे अपने सादी वर्दी में तमाम पुलिस वालों को भेजा, लेकिन इस हिदायत के साथ कि कोई भी तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेगा जब तक कि बच्चा हाथ में ना आ जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। सादी वर्दी में पुलिस वाले जाकर उस जगह पे पहले से फैल जाते हैं। रात करीब 8 बजे का वक्त, अंधेरा। बाप पैसे लेकर पहुंचता है, जिस जगह बताया गया वहाँ पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आती है उससे कहा जाता है कि आप जहाँ खड़े हो वहीं साइड में वो पैसे वाला बैग रख दो और सीधे निकल लो। कुछ दूरी पे एक चौराहा है, उस चौराहे पे तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, तो बच्चे को लेकर घर चले जाओ। बाप वैसे ही करता है। 8 लाख से भरा बैग उस जगह पे रखता है और बिना पीछे देखे हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे बच्चा मिलने की बात कही गई थी। वहाँ जाकर वो इंतज़ार करता है। करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बीत जाता है और रात 10 से 11 बज गए, बच्चा नहीं मिला। परेशानी में बाप अब पुलिस को फ़ोन करता है। हालांकि उस जगह पे भी पुलिस सादी वर्दी में, लेकिन बच्चा कहीं मिला नहीं। जब जबलपुर की पुलिस को ये जानकारी मिली, उधर किडनैपर पैसा लेके जा चुका, इधर बच्चा पहुंचा नहीं, तो अब लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पैसे लेके किडनैपर भाग चुके थे और बच्चा दिया भी नहीं। तब पुलिस की टीम हरकत में आती है, कहती है कि अब ये वक्त बहुत कीमती है, पैसे मिल चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद पुलिस की टीम पहले से ही वो सारे मोबाइल कॉल सर्विलांस पर रखी हुई थी, उसके ज़रिए कुछ क्लू मिलता है, लीड मिलती है। एक लड़के को उठाती है, उस लड़के की पिटाई होती है, वो मुंह खोलता है। उसके बाद वो 2 और नाम लेता है, उन 2 लड़कों को उठाया जाता है। टोटल 3 मिले। अब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है और तीनों मुंह खोल देते हैं। ये तीनों ही किडनैपर थे, आदित्य लांबा के, 13 साल के उस बच्चे के। इसके बाद ये कहानी सुनाते हैं। ये जो 3 थे, ये तीनों बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं कर रहे थे। इनमें से एक का नाम राहुल था। तो बेरोजगार, पैसे नहीं, और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने सोचा कि कुछ क्राइम किया जाए। तो आपस में बात करने लगे कि क्या किया जाए। बहुत सारे आइडियाज़ आए, बैंक लूटते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, किडनैपिंग करते हैं। राहुल ने कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो इस शहर में है, जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छा बिजनेस है, और उसका इकलौता बेटा है, एक 13 साल का। अगर उसको किडनैप कर लें तो वो मुंह मांगी रकम दे देगा, जो भी पैसे हम मांगेंगे। बात तय होती है।
इसके बाद राहुल बताता है आदित्य लांबा का नाम। 15 अक्टूबर को ये लोग एक स्विफ्ट कार में वहाँ पहुँचते हैं, घर से थोड़ी दूर। उससे पहले एक मोबाइल लूटते हैं और आदित्य मंदिर से घर गया था और घर से वो 50 रुपये लेकर चिप्स खरीदने गया था और चिप्स खरीद कर जब वो घर लौट रहा था तब इनमें से राहुल आदित्य के पास जाता और पूछता है कि मुकेश लांबा का घर कहाँ है, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। तो 13 साल का मासूम आदित्य मुस्कुराता है, कहता है कि वो तो मेरा ही घर है और मुकेश मेरे पापा हैं, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वो उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, उसे कुछ आइडिया भी नहीं था। गाड़ी में बैठाने के बाद वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद उसका मुंह दबा देते हैं कि शोर ना करे। फिर रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद उसे एक ढाबे में खाना खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं। फिर उन्हीं में से एक का घर के करीब एक खाली घर पड़ा हुआ था, वहाँ रखते हैं। अगले दिन वो एक दूसरी गाड़ी हायर करते हैं, दिन भर सड़कों पे इधर उधर घुमाते हैं उसको। और इन दौरान में एक शख्स लगातार फ़ोन कर रहा था, बता रहा था रैंसम के लिए। दोपहर तक सारी बात हो जाती है। 8 बजे का टाइम मिलता है 8 लाख रुपए लेकर आने के लिए। इसी दौरान में वो फिर से ले जाकर आदित्य लांबा को उस खाली पड़े मकान में बंद कर देते हैं और जब पैसे की बात डील हो जाती है तो वो उसे फिर निकाल के बाहर लाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। जब वो गाड़ी में बिठाते हैं कुछ घंटे के बाद शायद आदित्य लांबा की रिहाई तय थी, क्योंकि पैसे मिल रहे थे और वो उसे छोड़ने भी वाले थे। और उसके साथ ठीक ठाक अब तक बर्ताव किया था, उसे खाना पीना सब कुछ दिया था। 13 साल का बच्चा था, उन्हें मालूम था इसको कैसे हैंडल करना है, इसको प्यार से हैंडल कर सकते हैं। तो प्यार से हैंडल कर रहे थे। आदित्य को भी लगा कि ये सारे अपने अंकल जैसे हैं। जब वो लेकर जाने लगे तो अचानक आदित्य ने उनमें से एक राहुल की तरफ देखकर बोला, कह रहे अंकल आपको तो मैं जानता हूँ, आप एक और अंकल उनके साथ मेरे घर आए थे। ये एक लाइन कि अंकल मैं आपको जानता हूँ, एक बार आप मेरे किसी अंकल के साथ घर आए थे, राहुल का जब सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके साथ साथ उसके बाकी दोनों साथियों के भी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो उसको पहचान गया, फिरौती लेके छोड़ दिया, कल को जांच हुई तो ये तो मुझे पहचान जाएगा और शायद ये घर भी जाके बताएगा कि वो एक अंकल को तो मैं जानता हूँ। यहीं पे उसके दिमाग में आया कि अब इसे छोड़ना रिस्की है। इसके बाद वो तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि अब आदित्य को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उससे वो एक रिकॉर्ड कराते हैं फ़ोन पे कि पापा आ जाओ जल्दी मुझे लेने के लिए। फ़ोन पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसे एक नहर किनारे ले जाते हैं, गमछे से उसका मुंह और नाक दबाते हैं और आदित्य को मार डालते हैं। मारने के बाद वहीं नहर में उसकी लाश को फेंक देते हैं। इसके बाद वो फिर कॉल करते हैं और रात को ही उसके फादर को आदित्य की वो आवाज़ सुनाते हैं कि पापा आ जाओ मुझे लेने, जो उन्होंने उसे मारने से पहले रिकॉर्ड किया था। और फिर आदित्य को मारने के बाद वो रैंसम जो 8 लाख रुपए थे वो वसूल करते हैं और झूठ बोलते हैं कि थोड़ी देर के बाद आपको बेटा मिल जाएगा, क्योंकि जो जिंदा है नहीं वो मिलेगा कैसे। तो जब तीनों को पकड़ा गया, तीनों ने इकरार किया, अपना जुर्म कबूल किया और ये कहानी बताई। तो पुलिस भी इस सदमे में थी कि अगर उस बच्चे ने एक लाइन ना बोली होती तो शायद आदित्य घर लौट चुका होता और हो सकता है उसके बाद ये सारे किडनैपर भी पकड़े जाते। लेकिन इसमें आदित्य की भी गलती नहीं है, वो मासूम बच्चा था, उसे मालूम नहीं था कि कब किस हालात में कहाँ पे क्या बोलना है। और उसके मुंह से निकल गया कि अंकल मैं तो आपको जानता हूँ, आप एक मेरे घर आ चुके हैं। और इसी एक लाइन ने आदित्य की जान ले ली। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आदित्य अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी इसलिए ज़रूरी है और मुझे जो भेजा उन्होंने, वाकई मुझे लगा था कि आप लोगों से इसलिए शेयर करूं कि इस कहानी में एक बड़ा सिंपल मैसेज है। वो ये कि हम अपने जो बच्चे होते हैं घर में, उनको किस तरीके से कई बातें शेयर करनी चाहिए, कैसे अनजान लोगों से दूर रहें, ना मिलें, कब कहाँ क्या बोलना है, ताकि फिर आदित्य जैसी जो आदित्य के साथ हुआ वो किसी और मासूम के साथ ना हो। क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि अगर आदित्य ने शायद ऐसा ना कहा होता, क्योंकि मैंने शुरू में जैसा आपको कहा, किडनैपिंग के केस में सबसे ज़्यादा खतरा यही होता है कि किडनैपर को अपने पकड़े जाने
और जिसको किडनैप किया उसको ज़्यादा दिन तक रखना दोनों रिस्की होता है और दोनों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जैसे जैसे किडनैपिंग के केस में टाइम बीतता जाता है, आप समझ लीजिए कि किडनैप हुए शख्स की जान को ख़तरा उतना ही बढ़ता जाता है। तो इंद्रजीत उइकी जी, आपका बहुत बहुत इस मामले में वाकई थैंक यू कि आपने ये कहानी शेयर की और आपने कहा कि इसको आज क्राइम तक की कहानी में इसको बताना चाहिए, सुनाना चाहिए। और मुझे भी लगा कि वाकई इस कहानी में एक मैसेज है, इसलिए आप तक पहुंचनी चाहिए। कुछ लोगों के मेल हैं, वो भी आज आपसे शेयर कर लेता हूं। एक शिवाजी पाठक साहब ने लिखा है। शिवाजी पाठक साहब पूरी फैमिली के साथ कहानी सुनते हैं और इनकी एक बहन है मधु पाठक जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। तो ऑल द बेस्ट मधु, दिल से दुआ है कि आप यूपीएससी क्लियर करें, आईएफएस बने, आईएएस बने या फिर आईपीएस बने। आईपीएस बनेंगी तो मुझे पर्सनली ज़्यादा खुशी होगी, ताकि आप जब पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगी तो फिर क्राइम की मुझे कई खबरें भी मिलेंगी। तो थैंक यू शिवाजी पाठक साहब। और मधु, बहुत बहुत तुमको एडवांस में ही यूपीएससी क्लियर करने के लिए बधाई और ऑल द बेस्ट। रोहित बर्णवाल ने बड़ी मार्मिक मेल लिखा है और इन्होंने मुझे जो लिखा है कि कभी गुस्सा हुए थे, लेकिन फिर लगा कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। फैमिली है इसलिए रोहित बर्णवाल चलता है ये सब। कई बार नाराज़गी होती है, कई बार प्यार होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, तो इसलिए इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा संतोष दुबे जी हैं, साथ में रोहित बर्णवाल का आपको बताया ही, इरशाद पटेल हैं, चमकौर सिंह हैं, देन काजल हैं, वैभव सेतिया हैं, मनोज लोखर हैं, अभिषेक कुमार हैं, केसी जडेजा हैं, कपिल गुप्ता हैं। कपिल गुप्ता भी नाराज़ हुए थे लेकिन चलता है। संतोष कुमार हैं, प्रतिम पाठक हैं, मयूर ठोले हैं, देन प्रथमेश गोविंदे हैं, विवेक पाठक हैं, विक्रम फुकोन हैं। चीन की एक जासूस की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी विक्रम साहब आपको सुनाता हूँ। अनुराग कुंबज हैं, सुखविंदर सिंह हैं, राजदीप सरकार हैं, इनकी भी फरमाइशें हैं कुछ कहानियों की। देन श्रीवास्तव साहब हैं। इसके अलावा एक मुंबई में बड़े दिनों तक क्राइम पेट्रोल का शूट कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग मिले थे, आपको बताया था। और एक हमारे जो लगातार अच्छा लगा, उनसे मिलकर मेकअप भी कर रहे थे वो क्राइम पेट्रोल के शूट के दौरान। और इस बार जब फिर दोबारा मिला तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपने सर मेरा नाम नहीं लिया। सोमनाथ रौला, तो सोमनाथ रौला उन्होंने काफ़ी मेकअप किया वहाँ पे क्राइम पेट्रोल की और काले से गोरा भी बना दिया था। सोमनाथ रौला बहुत कहानी सुनते हैं। थैंक यू सोमनाथ आपके प्यार के लिए। तो अब कोशिश यही है कि कल से भी आप लोगों के सारे जो मेल हैं और रिक्वेस्ट हैं वो सब रिटर्न में लिख कर लेकर आऊँ और जवाब भी दूँ एक एक कर बारी बारी से, क्योंकि सिलसिला बीच में टूट गया था। लेकिन अब कोशिश है कि कहानी भी पुराने ढर्रे पे और जो बाकी चीज़ें थी वो भी ढर्रे पे उसी तरीके से रहे। चूँकि मुंबई से लौटा हूँ तो एक रूल है कि 7 दिन से पहले आप ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हमारे 2-3 अलग अलग ऑफिस बनाए गए, इसलिए आउटडोर कभी कभी कहाँ और कहीं कहीं और से कहानियाँ आपको सुना रहा हूँ। हालांकि अब तक 4 बार कोरोना का टेस्ट करा चुका हूँ। इस बार नहीं कराया क्योंकि कोरोना का टेस्ट करा लेता तो फिर जा सकता था, लेकिन 4 बार कराने के बाद अब हिम्मत नहीं होती। हर बार जब कराता हूँ तो ये लगता है कि बस रिपोर्ट पता नहीं क्या हो, ऊपर वाले के कर्म से हमेशा नेगेटिव ही है। लेकिन अब 4 बार करा चुका हूँ तो अब 5वीं बार सोच रहा हूँ कि छोड़ता हूँ, 7 दिन बाद देखते हैं। तो आज कहानी में इतना ही। आप लोगों की दुआएं हमेशा साथ है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।